बहुत साल पहले स्किन में अगर कोई ख़तरनाक बीमारी होती थी तो उसके लिए एक ही शब्द था, कुष्ठ रोग, कोढ़। और हिंदुस्तान में ही नहीं, यूरोप में भी लैटिन में एक ही वर्ड था, लेप्रा, लेप्रोसी। तो अगर कुष्ठ रोग है तो भी लेप्रोसी, अगर किसी वजह से हाथ पैर सड़ गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी लेप्रोसी, अगर सोरियासिस हो गया है तो भी उसको लेप्रोसी बोलते थे। क्योंकि उस समय डिफरेंशियल डायग्नोसिस की चीज़ें अलग अलग कितने प्रकार की होती हैं, उनके वजहें अलग होती हैं होने की, इतना नॉलेज नहीं था उन दिनों। हिंदुस्तान में फिर भी ठीक था। बहुत सारे कुष्ठ रोग की वैरायटीज़ एक्सप्लेन की गई कि ये महाकुष्ठ रोग है या ये श्वेत कुष्ठ रोग है। सफ़ेद दाग को भी वो कुष्ठ रोग कहते हैं। और जो लेप्रोसी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो, उसे भी कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न का विषय है। जो कोढ़ है जिसमें हम देखते हैं कि हाथ पैर गल गए हैं, और जो सफ़ेद दाग हो जाता है स्किन में लोगों को, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पर दोनों के लिए अगर कुष्ठ शब्द का इस्तेमाल होगा तो दोनों ही मरीजों को थोड़ा डर महसूस होगा। तो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ये कुष्ठ रोग है क्या, या जिसे लेप्रोसी कहते हैं या हैंसन डिजीज़ कहते हैं, ये क्या चीज़ है और ये किस तरीके से जो सफ़ेद दाग वाली प्रॉब्लम है विटलिगो उससे अलग है, या जो सोरियासिस है जिसमें स्किन में चकत्ते बन जाते हैं, स्किन छूटती रहती है, स्केलिंग होती रहती है, या बालों में पपड़ी जमती रहती है, वो एक अलग बीमारी है। किस तरीके से ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो जो कुष्ठ रोग है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री बोलते हैं इसको, और ये स्किन में और नसों में रहता है। स्किन में रहने की वजह से जहाँ पे ये रहता है तो वहाँ पे कुछ पैचेस बनते हैं, निशान बनते हैं। वो सफ़ेद भी हो सकते हैं, रेडिश भी हो सकते हैं। इंडिया में स्पेशली एक ख़ास कलर इंडियन स्किन में बनता है, कॉपरी ब्राउन बोलते हैं, कॉपर जैसा ब्राउनिश कलर का पैच, या फिर हाइपर पिगमेंटेड जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी डार्क स्पॉट भी हो सकता है। तो लाइट कलर से लेकर के डार्क कलर तक अलग अलग रेंज के इसके निशान बनते हैं। ये लेप्रोसी है, ये कुष्ठ रोग है, और ये बैक्टीरिया से होता है। लेकिन जो हम लोग देखते हैं अक्सर सफ़ेद दाग वाले मरीज होते हैं, उनके हाथ पैर में सफ़ेद निशान है या फेस में है, इसे विटलिगो कहते हैं या ल्यूकोडर्मा। ये लेप्रोसी से बिल्कुल अलग है और उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता। लेकिन क्योंकि कुष्ठ रोग छूत से फैलने वाली बीमारी है, और अगर उस बीमारी को भी हम इससे मिलता जुलता नाम देंगे कुछ, तो सफ़ेद दाग के लोग भी डर जाते हैं कहीं ये छुआछूत वाली चीज़ तो नहीं है। नहीं, वो छुआछूत वाली चीज़ नहीं होती है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। लेप्रोसी जो है वो बैक्टीरिया से होता है, और ये बैक्टीरिया एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। जब एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है तो उसके ग्रेजुअली सिम्टम्स डेवलप होते हैं। और तो लेप्रोसी में सिम्टम्स क्या होते हैं? जब बैक्टीरिया लेप्रोसी का, कुष्ठ रोग का, बॉडी में आता है तो ये बहुत दिनों तक डॉर्मेंट फेज़ में पड़ा रहता है, स्लीपिंग फेज़ में पड़ा रहता है, स्लीपर सेल जिसको बोलते हैं। और बहुत दिनों तक कोई सिम्टम्स नहीं होते, कभी कभी सालों तक कोई सिम्टम नहीं होते। और कुछ लोगों में तो बैक्टीरिया आ भी जाता है और उन्हें कभी भी लक्षण नहीं डेवलप होते, और शरीर में बैक्टीरिया फिर भी है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस में होता है, ऐसे ही जो पहला सिम्टम जो लोग बताते हैं वो है स्किन में थोड़ा सा डिस्कलरेशन, कोई पैच बनता है, छोटा सा चकत्ता बना हुआ है, सफ़ेद दिख रहा है, तो वो कुष्ठ रोग हो सकता है। थोड़ा सा स्किन कलर से हल्का सा लाइट है, बिल्कुल सफ़ेद नहीं हुआ है, तो वो लेप्रोसी हो सकता है। थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का है, उठा हुआ है, चकत्ता है, तो वो लेप्रोसी हो सकता है। या फिर एक नोड्यूल बना हुआ है गांठ टाइप का, तो वो भी लेप्रोसी हो सकता है, या गिल्टी टाइप का हो सकता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सेंसेशन जो है वो नॉर्मल है, जो चकत्ता बना है उसमें टच करने में मालूम चल रहा है। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि टच करने में कुछ मोटा मोटा पता चल रहा है, सुन्न टाइप का लग रहा है। तो ये कुष्ठ रोग का, लेप्रोसी का लक्षण है। अगर आपको ज़रा सा भी कहीं बॉडी में, हाथ पैर में निशान हो और सुन्न महसूस हो रहा हो, या निशान न हो फिर भी सुन्न महसूस हो रहा हो, तो हो सकता है कि ये लेप्रोसी हो। तो स्किन के लीजन प्लस सुन्न पड़ना, ये दो मेन सिम्टम्स हैं लेप्रोसी के। उसके बाद कुछ लोगों को पूरे बॉडी में रैशेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा रैशेज़ हैं, रेड कलर के हो सकते हैं, वाइट कलर के हो सकते हैं, या डार्क कलर के हो सकते हैं। ये उठे हुए हो सकते हैं, नोड्यूल्स के रूप में हो सकते हैं, गांठ टाइप के हो सकते हैं, या चकत्ते के रूप में हो सकते हैं। बड़े बड़े पैचेस हो सकते हैं, जैसे पूरा का पूरा फेस में हो गया है। ये छोटे छोटे हो सकते हैं कि एक गांठ यहाँ हुई है, एक गांठ यहाँ हुई है, कान में थोड़ी सी गांठ हुई है,
या कान के पीछे छोटी सी गांठ हुई है। दोनों तरह का प्रेजेंटेशन हो सकता है, छोटे छोटे या बड़े बड़े निशान। उंगलियों में जो अल्नर नर्व होती है वो होने की वजह से उंगलियों में ये दो हिस्से पहले इन्वॉल्व होते हैं, तो उंगलियां ऐसी हो जाती हैं टेढ़ी। यहाँ पे पहले उंगलियों में असर आना शुरू होता है, इन दो उंगलियों में। अगर अल्नर नर्व में है, अल्नर नर्व मतलब कि जो अंदर वाली नर्व है उसमें, और अगर रेडियल नर्व है इधर वाली, तो अंगूठे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सुन्नपन होना ये एक सिम्टम है। कभी कभी स्किन में कोई निशान नहीं होते, सिर्फ उंगलियों के टेढ़ा होने से ही हमें पता चल जाता है कि ये कुष्ठ रोग वाले सिम्टम्स इस पेशेंट में शुरू हो रहे हैं। तो स्किन के निशान जो कि अलग अलग वैरायटी के हैं, प्लस नसों में प्रॉब्लम जिससे कि स्किन में सुन्नपन हो रहा है। इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसे हम टेंडरनेस बोलते हैं, नर्व टेंडरनेस, मतलब कि सुन्न तो नहीं है लेकिन कोहनी के पास छूने पे करंट जैसा लग रहा है, या नस में थिकनेस की वजह से दर्द हो रहा है लगातार हाथ में, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। ये तो सिम्टम्स की बात हुई जो फर्स्ट फेज़ के सिम्टम्स हैं। उसके बाद जब ये बीमारी जैसे जैसे पुरानी होने लगती है तो हमें अलग अलग तरह के डिफॉर्मिटीज़ दिखना शुरू होते हैं। मतलब हाथ हमेशा के लिए टेढ़ा हो गया है, उंगलियां हमेशा के लिए ऐसी हो गई हैं, या कभी कभी उंगलियां गल जाती हैं, या ऊपर की उंगलियां जो है हमेशा के लिए गल करके छोटी हो जाती हैं, या फिर नाक का ये वाली हड्डी जो होती है ये गलने की वजह से बैठ जाती है, तो नाक हमेशा के लिए दब जाती है। तो ये सब डिफॉर्मिटीज़ हैं, इसे हम कहते हैं, ये लेप्रोसी के लेट स्टेज के फीचर्स हैं। पैर में डिफॉर्मिटी, जैसे फुट ड्रॉप हो गया कि पैर उठा भी नहीं पा रहे हैं, पंजे को ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर रिस्ट ड्रॉप हो गया कि रिस्ट जो है वो हम ऊपर नहीं उठा पा रहे, रिस्ट ड्रॉप हो गया है, या फिर उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, या फिर नाक की हड्डी दब गई। ये सब विजिबल डिफॉर्मिटी सामने सामने दिखती हैं। और भी बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि नर्व्स की ये प्रॉब्लम है, नर्व में बैक्टीरिया होते हैं, तो जो नर्व से रिलेटेड मसल है उसका फंक्शन जो है वो हैम्पर होगा, मसल्स का काम जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो हमें ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। जो कार्टिलेज है उसमें लेप्रोसी के बैक्टीरिया होते हैं, तो उसके गलने की वजह से हमें नाक कान में अलग तरह की डिफॉर्मिटी दिखेगी, शेप बदल जाता है फेस का। किनारे के साइड की आईब्रोज जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक की झड़ जाती हैं, तो एक अलग टाइप का लुक हो जाता है। लियोनिन फेस बोलते हैं, बीच में तो आईब्रो हैं खाली, यहाँ की उड़ गई हैं, लियोनिन फेस। तो ये सब बहुत सारी अलग अलग तरह की डिफॉर्मिटीज़ हैं। एक और प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि हाथ सुन्न है और पैर भी सुन्न है, तो पता नहीं चलता पेशेंट को गर्म ठंडे का। तो बहुत गर्मी में छत पे गए तो हमें पता चल जाता है कि छत बहुत गर्म है और हम वापस छाँव में आ जाते हैं, पर लेप्रोसी का मरीज, कुष्ठ रोग का मरीज को पता ही नहीं चलता, और वो जाने अनजाने बहुत गर्म सरफेस पे चलने की वजह से पैर में अपने आप छाले पड़ जाते हैं, और फिर वो उनका ध्यान भी नहीं आता। बहुत दिन बाद उनको दिखता है कि अरे, उनको दिखता है कि अरे ये कैसे छाला हो गया, अपने आप हो गया। दूसरा ये कि जैसे चाय पी रहे हैं या कोई ऐसी गर्म चीज़ हाथ में पकड़ी हुई है, तो हमें पता चल जाता है कि ग्लास गर्म है, तो हम बदल लेते हैं तुरंत हाथ या रख देते हैं। लेकिन क्योंकि लेप्रोसी के पेशेंट में उंगलियां सुन्न हैं, उन्हें पता नहीं चलता, तो उनकी उंगलियों में छाले पड़ जाते हैं, और वो गर्म से गर्म चीज़ को भी उठा लेंगे क्योंकि उन्हें सेंसेशन ही नहीं है। तो हाथ और पैर में अल्सर हो जाना, ये भी लेप्रोसी के लेट स्टेजेस के फीचर हैं। और फिर वो पैर वाले जो अल्सर है वो बहुत महीनों महीनों तक नहीं भरते हैं, इसे हम ट्रॉफिक अल्सर बोलते हैं, और इसको अलग तरीके से ठीक किया जाता है। तो हाथ पैर की डिफॉर्मिटीज़, अपने आप छाले हो जाना, नाक कान की डिफॉर्मिटीज़, आईब्रोज़ की डिफॉर्मिटीज़, अगर लंबे समय तक छोड़ेंगे तो उंगलियों का गल जाना, ये सब बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स भी लेप्रोसी में हो सकती हैं। इसलिए कुष्ठ रोग को पहले डायग्नोस कर लेना और उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। जितना अर्ली डायग्नोसिस करेंगे उतना अच्छी रिकवरी होगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं तो ज़रूर स्किन डॉक्टर के पास जाइए और कभी भी देर मत करिए। ये तो हुई सिम्टम्स की बात। अब अगर कोई पेशेंट है जिसमें कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कौन से टेस्ट हैं जो हम कि करके बता सकते हैं कि पेशेंट को लेप्रोसी की प्रॉब्लम है। तो एक होता है स्लिट स्किन स्मीयर। स्लिट स्किन स्मीयर क्या होता है कि हम एक स्लिट करते हैं स्किन में, और उसमें से जो भी टिश्यू फ्लूइड उसे निकालते हैं, उसे माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना करके देखते हैं, और अगर हमें उसमें बैसिलाई मिल गए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री दिख रहे हैं, तो एक कन्फर्मेटरी टेस्ट जो आता है कि लेप्रोसी है। स्लिट स्किन स्मीयर जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से किया जाता है, जहाँ लीजन है वहाँ से किया जाता है, ईयर लोब से किया जाता है, क्योंकि कहीं कहीं नहीं भी दिखता तो ईयर लोब में लेप्रोसी के बैक्टीरिया ज़रूर दिख जाते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसे FNAC कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। एक सिरिंज होती है जो कि अगर कोई गांठ है तो उसके अंदर हम डालते हैं और अंदर से लिक्विड को निकालते हैं, खींचते हैं,
और उस लिक्विड में हमें कुछ डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलती है। कभी कभी तो बैसिलाई मिल जाते हैं लेप्रोसी के। अगर हमें लेप्रोसी के बैक्टीरिया, बैसिलाई बोलते हैं उन्हें, वो नहीं मिले तो भी हमें जो WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं और वो स्ट्रक्चरल चेंजेस के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये लेप्रोसी की वजह से इस तरह के चेंजेस आए हैं WBC में। जैसे कि हमें बड़े साइज़ की प्लाज्मा सेल दिख रही हैं या एपिथेलॉइड सेल्स दिख रही हैं। एपिथेलॉइड सेल्स एक तरह की WBC होती हैं जो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और स्किन की सेल जैसी बन जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं एपिथेलॉइड सेल। तो हम कर सकते हैं स्लिट स्किन स्मीयर, हम कर सकते हैं नेज़ल स्मीयर, नाक में से स्वैब से निकाल करके, क्योंकि नेज़ल भी कुछ समय भी लेप्रोसी के बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि लेप्रोसी फैलता ही है नाक से, बोलने से, छींकने और खांसने से। दो चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ है स्किन बायोप्सी। स्किन बायोप्सी में हम स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा कट करके निकालते हैं, सुन्न करके। सुन्न तो ऑलरेडी रहता है तो पेशेंट को पेन नहीं होता, पर कभी कभी अगर पेन हो रहा हो तो थोड़ा सा सुन्न करके एक छोटा सा पीस निकालते हैं और उसकी एक स्लाइड बनती है, हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड बोलते हैं इसको, और उसमें हमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसे हम ग्रैन्युलोमा बोलते हैं। तो ये लेप्रोसी का ग्रैन्युलोमा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि पेशेंट को कुष्ठ रोग है। जो बैक्टीरिया हैं कुष्ठ रोग के, वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होते, WBC ने मार नहीं पाते वाइट ब्लड सेल्स। तो WBC एक डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। वो उसके चारों तरफ एक वॉल बना देते हैं ताकि ये बैक्टीरिया यहाँ से भाग ना पाए। फाइब्रोसाइट्स फाइबर बनाती हैं, उसके चारों तरफ बहुत सारे WBC इकट्ठा हो जाते हैं और उसके चारों तरफ बहुत सारे फाइब्रोसाइट्स दिखेंगे, लिम्फोसाइट्स दिखेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर, गोल कलर का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है हिस्टोपैथोलॉजी में। तो इसे ग्रैन्युलोमा बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे ग्रैन्यूल्स उन्हीं WBC से बने होते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। तो ये तरीका होता है कुष्ठ रोग की कन्फर्मेशन करने का, पहचान करने का, लेबोरेटरी कन्फर्मेशन का, कि हाँ लक्षणों के आधार पर जो दिखा था वो है। तो हमने बात की लेप्रोसी कैसे होता है और कुष्ठ रोग कैसे होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं। फिर हमने बात की कि लॉन्ग टर्म अगर ये रहेगा तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। फिर हमने एक एपिसोड में ये बात की कि कैसे हम टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट को कुष्ठ रोग है। अब अगले स्टेप में आते हैं ट्रीटमेंट पे, कि ट्रीटमेंट कैसे होगा, कितने दिन चलेगा और क्या ये कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। तो जो लेप्रोसी है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और बैक्टीरिया ऐसे हैं, हमने पैथोलॉजी में डिस्कस किया था कि जिन्हें WBC भी आसानी से मार नहीं पाते। तो हमारे बहुत सारे एंटीबायोटिक भी इस बैक्टीरिया को मार नहीं पाते, तो मजबूरन हमें कई सारे एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। इसे बोलते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी। जब कोई बैक्टीरिया इतना रेजिस्टेंट हो कि उसके ऊपर एक दवा असर नहीं कर रही तो कई सारी दवाइयाँ मिक्स करके चौतरफा हमला किया जाता है उस पर। तो मल्टी ड्रग थेरेपी इसमें यूज़ की जाती है, जिसके लिए भारत सरकार के गाइडलाइंस हैं, WHO के गाइडलाइंस है कि कौन कौन सी दवा कितने दिनों तक चलेगी। इसे मूल रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है पॉसीबैसिलरी और एक है मल्टी बैसिलरी। पॉसीबैसिलरी मतलब हुआ कि जिसमें कम बैक्टीरिया हों, यानी आपको एक ही निशान हुआ है या दो हो गए, या आपको कोई निशान नहीं हुआ है लेकिन नस में कहीं पर हल्की सूजन है, या कोई एक सुन्न वाला एरिया आपको लग रहा है, हल्का से कम चीज़ें हैं, इसका मतलब बैक्टीरिया कम होंगे। तो इसमें जो एंटीबायोटिक हैं वो 2 या 3 ही हैं और इसका जो कोर्स रिकमेंडेड है वो है 6 महीने का, यानी कि फिर भी आपको 6 महीने खाना पड़ेगा। 2 महीने बाद आपको लगेगा कि आप ठीक होंगे, फिर भी आपको 6 महीने खाना पड़ेगा। दूसरा है मल्टी बैसिलरी, जिसका मतलब है कि आपके शरीर में बैक्टीरियल लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है, बहुत सारे 2-3 नसें इन्वॉल्व हैं, मतलब कि हाथ भी सुन्न है एक और एक दूसरा वाला पैर भी सुन्न है, या फिर कई सारे निशान बने हुए हैं स्किन में, या पूरे बदन में गांठ और चकत्ते निकले हुए हैं। तो निश्चित तौर पे आप मल्टी बैसिलरी, मतलब आपके अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है। तो इस स्थिति में हम कुछ ज़्यादा एक आध एंटीबायोटिक इसमें और ऐड करेंगे और इसका कोर्स हो जाएगा 1 साल का। ये WHO द्वारा रिकमेंडेड 1 साल का कोर्स भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसी बीमारी के लिए इन्हीं दवाइयों का कुछ 10-15 साल पहले कोर्स 2 साल हुआ करता था और तब भी 1-2% लोग ठीक नहीं हो पाते थे। लेकिन क्योंकि WHO के पास रिसोर्सेज की कमी थी और डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस बीमारी के मरीज़ बहुत ज़्यादा थे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को कवर करना था, तो उन्होंने अपनी दवाइयाँ बचाने के लिए कोर्स छोटा कर दिया कि नहीं 1 साल खाओ और उसमें तो 95% ठीक हो जाएंगे, 5% जो बचेगा उनका देखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिकमेंडेड कोर्स है 6 मंथ्स और 1 ईयर, वो 1 ईयर नहीं है, 2 ईयर है। तो मान के चलिए कि आपको 2 साल खाना ही खाना है, तभी आप ठीक होंगे।
मल्टी बैचलरी में 2 साल और पॉसी बैचलरी में 6 मंथ से ज़्यादा, इतना तो खाना ही है। हमने बात की ट्रीटमेंट के 2 प्रकारों के बारे में और WHO के कोर्स के बारे में। तो अब सवाल ये है कि क्या हम 2 साल खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे? क्या कुष्ठ रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाता है? क्या लेप्रोसी हमारा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा? तो जवाब है हाँ। जितने भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में वो ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी डिज़ीज़ पूरी तरह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी डिफ़ॉर्मिटीज़ ऐसी होती हैं, बहुत सारा डैमेज बैक्टीरिया ने ऐसा कर दिया होता है जो रिकवरेबल नहीं होता। जैसे कि आपकी नस हाथ की सूख गई है और आपकी 2 उंगलियां अगर टेढ़ी हो गई तो आपके पूरे बैक्टीरिया ख़त्म हो गए, आपकी बीमारी ख़त्म हो गई, पर फिर भी ये उंगलियां सीधी नहीं होंगी। अगर आपका फूड ड्रॉप हो गया और पैर की नस बहुत दिनों से सुन्न होने की वजह से वहाँ की मांसपेशियाँ भी सूख गई हैं, एट्रॉफी हो गई है, उसमें डिसयूज़ एट्रॉफी बोलते हैं कि यूज़ नहीं हो रहा हो तो उस एरिया में मांसपेशियाँ सूख जाती हैं। अगर ये चीज़ें हो गई हैं और नस में से सिग्नल नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो उस एरिया में रिकवरी नहीं होगी। कुछ एरिया ऐसे ही सुन्न छूट जाते हैं हमेशा के लिए, कुछ एरिया जो है वो पैरालाइज छूट जाते हैं हमेशा के लिए। हालांकि बीमारी ठीक हो जाती है, डिफॉर्मिटीज़ रह जाती हैं। इसे हम बोलते हैं स्कार ऑफ लेप्रोसी, यानी कि छूटे हुए निशान कुष्ठ रोग के। अगर नाक में ये हड्डी गल गई है तो आपकी बीमारी ठीक होने के बाद हड्डी तो उगेगी नहीं, तो आपकी नाक तो दबी रहेगी और आपके फेस का अपीयरेंस देख के कोई भी डॉक्टर बता देगा कि आपको कुष्ठ रोग था कभी। जो आईब्रोज़ में बाल झड़े हुए हैं वो वापस आते हैं ठीक होने के बाद। स्किन में भी कई जगह पे बाल झड़ जाते हैं तो वो वापस आते हैं। लेकिन कुछ एरिया में सुन्नपन जो होता है वो नहीं जाता। कुछ एरिया में जो टेढ़ापन रह जाता है तो फिर हम इसे कैसे ठीक करेंगे? तो इसके लिए बहुत सारी सर्जरी होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हाथ की उंगलियां ऐसी टेढ़ी हो गई हैं तो हम इस साइड के जो मांसपेशियां ये इसे खींच रही हैं, इसलिए टेढ़ी हुई हैं क्योंकि पीछे की मांसपेशियां यहाँ की सुन्न है। तो हम इस साइड की मांसपेशियों को ऑपरेट करके इस साइड लगा देते हैं ताकि हम इस हाथ को खोल सकें, ओपन कर सकें। तो इस तरह से हम टेंडन ट्रांसफ़र ऑपरेशन कर सकते हैं, इधर का उधर मसल्स के अटैचमेंट्स को चेंज करके, ताकि जो डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो ठीक हो सकें, पेशेंट अपने रोज़मर्रा के काम कर सके। ये लास्ट स्टेजेस में जब आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है उसके बाद जो डिफ़ॉर्मिटीज़ रह गई हैं उनको ठीक करने के लिए जो नोज़ में कार्टिलेज का ब्रिज है उसके लिए दूसरी जगह से कान से कार्टिलेज निकाल करके यहाँ पे ब्रिज बना सकते हैं ताकि आपकी नाक वापस से नॉर्मल हो सके। जो इसी तरह के दूसरे डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं बॉडी में उनको अलग अलग जगह पे करेक्शन किया जा सकता है। तो सर्जिकल इंटरवेंशन एक उपाय है और एक उपाय है फिजियोथेरेपी भी, कि जो डिफ़ॉर्मिटी थोड़ी सी हैं, माइल्ड हैं, उन्हें हम एक्सरसाइज के ज़रिए खोलने की कोशिश करें, जॉइंट्स को, मसल्स में वापस जान लाने की कोशिश करें। पर कहीं कहीं जहाँ नर्व सूख गई वहाँ रिकवरी नहीं होती। और इसी वजह से लेप्रोसी का अर्ली डायग्नोसिस और उसका इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ डैमेज हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। हमने कई सारे एपिसोड्स में बनाया लेप्रोसी के बारे में डिटेल्स कि ये कैसे होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री एक बैक्टीरिया होता है, लंबा लंबा बैक्टीरिया होता है जिसको बैसिलाई भी बोलते हैं। और फिर उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, सिम्टम्स के जो इनिशियल फेजेस में कैसे होते हैं और इलाज नहीं किया जाए बहुत दिनों तक तो कैसे होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर इस तरह के सिम्टम्स देख रहे हो तो हम कैसे, कौन सा टेस्ट है कंफर्म करेंगे कि ये लेप्रोसी ही है। फिर हमने डिस्कस किया ट्रीटमेंट 2 पार्ट्स में होते हैं कि आपके अंदर कम बैक्टीरिया हैं, पॉसी बैसिलरी है, या आपके अंदर ज़्यादा बैक्टीरिया है, मल्टी बैसिलरी है, तो इलाज अलग अलग तरह के होते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अगर कुछ डिफॉर्मिटी रह गई हो, कुछ डैमेज बचा रह गया हो, स्कार ऑफ लेप्रोसी, उसे कैसे ठीक करेंगे, किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं। इतना सब होने के बाद एक और सवाल उठता है कि सब कुछ ठीक हो गया मेरा, मैंने कोर्स भी पूरा कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्या ये दोबारा अंदर से उभर के आएगा? मुझे कितने दिन डॉक्टर को दिखाते रहना पड़ेगा ठीक होने के बाद भी? तो WHO ये कहता है कि 2 से 5 साल तक आपको रेगुलर डॉक्टर के पास बीच बीच में जाते रहना चाहिए। जो अपने पुराने निशान हैं उन पे ध्यान रखना चाहिए, जो आपके सुन्न वाले एरिया थे स्किन के उनको ध्यान रखना चाहिए, उसमें किसी तरह का पैरेस्थीसिया तो नहीं डेवलप हो रहा है। एक चीज़ होती है एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि सुन्न हो जाना, तो किसी एरिया में नस डैमेज तो सुन्न हो गया। दूसरा शब्द होता है पैरेस्थीसिया, जिसका मतलब होता है एबनॉर्मल सेंसेशन, यानी कि उस नस में बैक्टीरिया कुछ कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन, तो वो नस अपने आप सिग्नल जनरेट कर रही है। तो अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि मुझे कुछ रेंगने ऐसा महसूस हो रहा है या कुछ झुंझुनी टाइप का महसूस हो रहा है,
कीड़े चलने टाइप की फीलिंग होती है या कुछ भी फीलिंग होती है, जलन टाइप की फीलिंग होती है, ये फीलिंग का मतलब है अभी भी बैक्टीरिया मौजूद है। तो इस तरह के सेंसेशंस पे ध्यान रखना, पेरेस्थीसिया का ध्यान रखना, एनेस्थीसिया का एरिया तो नहीं बढ़ रहा है वो ध्यान रखना, कोई नए लीजन्स तो नहीं डेवलप हो रहे हैं उसका ध्यान रखना, और ये आकर के डॉक्टर को समय समय पर बताना, जिसे हम रेगुलर फॉलोअप कहते हैं, और ये होना चाहिए 2 से 5 सालों तक। तो अगर आप मल्टी वेस्लरी हैं और आपने 5 सालों तक पूरा कोर्स, तो पहले आपने 2 साल कर लिया, 1-2 महीने ज़्यादा खा लिया, उसके बाद आपने 5 सालों तक लगातार अपने स्किन और नसों का सेंसेशन का ध्यान रखा और डॉक्टर के पास महीने 2 महीने 3 महीने पे रेगुलर विजिट करते रहे, और उस दौरान डॉक्टर ने भी ये पाया कि कोई सिम्टम्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो मान लिया जाएगा कि आप 100% ठीक हो गए हैं। तो कुष्ठ रोग जो है वो 100% ठीक होता है, लेप्रोसी 100% ठीक होता है, पर इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है और अक्सर लोग इतना लंबा कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं। अक्सर लोगों की दवाइयाँ छूट जाती हैं, फिर उनकी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि ज़रा भी बैक्टीरिया अगर बच जाएंगे तो वो अपना प्रोसेस फिर से शुरू करेंगे। तो ये बहुत टाइम टेकिंग, बहुत धैर्य से किए जाने वाला ट्रीटमेंट है, लंबे समय तक करना है, बीच में छोड़ना नहीं है, और रेगुलर डॉक्टर